हम तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम की और पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसी सीरीज़ में उसी क्रम में हम पढ़ेंगे कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। चैप्टर नेम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पढ़ना है कैजुअलाइजेशन किसे कहते हैं और इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। टॉपिक इंग्लिश में है लेकिन पूरी हिंदी की तरीके से समझाऊंगा ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए कि आखिर कैजुअलाइजेशन होता क्या है और इनफॉर्मलाइजेशन होता क्या है आपकी अपनी लैंग्वेज में। लिखना कैसे है उसके लिए मैं प्रॉपर अपने हैंडमेड नोट लेके आया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और एग्जाम में इसी को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैजुअलाइजेशन की। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक और आपके डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, लिख के बताइएगा। कैजुअलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअलाइजेशन, एग्जाम में आ सकता है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम। कैजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर किसी भी इकोनॉमी के जो टोटल वर्कफोर्स होता है उस टोटल वर्कफोर्स में से जो कैजुअल वर्कर होते हैं, कैजुअल वर्कर का जो परसेंटेज धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मान लीजिए 100 वर्कफोर्स है तो 100 वर्कफोर्स में से जो अगर 40% पीपल जो है कैजुअल है। कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है ऐसे लेबर जो कहीं पर भी परमानेंटली वर्क नहीं करते हैं। दे आर डेली बेस वर्कर, डेली बेस के अकॉर्डिंग काम करते, जिसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। परमानेंट नहीं होते, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है इनको। तो टोटल वर्कफोर्स में जब इनका परसेंटेज बढ़ने लगता है, द ट्रेंड टू राइज ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ ये बढ़ने लगता है तो उसे हम कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। और इंडिया में देखा यह गया है जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, इंडिया में कैजुअलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर्ड वर्कर्स है परमानेंटली, उसकी कंडीशन उसके उल्टा जो है हमारे यहाँ पर जो है जो कैजुअल वर्कर है, डेली बेस वर्कर है, उनके नंबर, उनका परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया में आज लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स एंड देयर नंबर्स इज ट्रेंडिंग अप। धीरे धीरे जो उनका परसेंटेज इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है कैजुअल वर्कर का। जबकि होना क्या चाहिए, इन डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग होना ये जो कैजुअल वर्कर नहीं, जो हमारे रेगुलर वर्कर है उनका नंबर जो है बढ़ना चाहिए, उनकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, यानी कि हर किसी के पास परमानेंट काम होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इसी को थोड़ा सा हम जो एनालाइज करने जाए, स्टडी करने जाए, तो पास्ट कुछ ईयरों का हम अगर परसेंटेज देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स, ऐसे लोग जो कैजुअली हायर होते हैं ना कि डेली के अकॉर्डिंग करते हैं, डेली वे में। 1972-73 में इनका परसेंटेज था टोटल वर्कफोर्स का 23%। उसके बाद 1920 में ये बढ़ के कितना हो गया, प्लस हो गया, राइज हो गया, 33% हो गया। 2009-10 तक आते आते ये जो है 39.3% हो गया। ये हालांकि 2013-14 में ये कम होके जो है 9.9% से लगभग ये कम हुआ, माइनस में आया और 30.9% हो गया। और 17-18 में और कम होके 24.9% हो गया। लेकिन ये भी जो परसेंटेज है किसी भी कंट्री के लिए या इंडिया जैसी कंट्री के लिए सही नहीं है। यहाँ पर कैजुअली बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर हम बात करें 100 में से 24 लोग कैजुअली हायर्ड वर्कर्स है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। टोटल वर्कफोर्स में कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने परसेंट पीपल? 72-73 की अगर बात करें तो टोटल वर्कफोर्स में से 72% सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि वो अपना काम खुद करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये मत समझिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हर कोई डॉक्टर होगा, हर कोई इंजीनियर होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सारे लोग होते हैं जो दिहाड़ी, जो रेहड़ी लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे एक बिजनेस करते हैं, जो अपना काम खुद करते हैं किसी ना किसी तरीके से। कोचिंग लेने वाले टीचर हुए, ठीक है, जिनकी छोटी सी कोचिंग हुए, या फिर कहीं पर छोटा सा जो है बैंकिंग सिस्टम लगा कर चल रहे हैं, लोन वगैरह बांट रहे हैं, तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। तो 1972-73 में इनका परसेंटेज था 62। 1999 और 2000 में ये घट के 52%, 52% हो गया।
2009-10 में 44% हुआ, 33-34 में फिर ये बढ़ गया, 49.5% हो गया और 17-18 में बढ़ के 52% आ गया। इसका मतलब होता है वर्कफोर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी है रेगुलरली हायर्ड वर्कर, ऐसे लोग जो रेगुलर है। सबसे पहले हमने कैजुअली हायर्ड पढ़ा था, जो डेली बेस पे काम करते हैं। अब बात करते हैं जो रेगुलर हायर्ड वर्कर यानी कि परमानेंट जो लोग होते हैं, उनका परसेंटेज हम अगर देखेंगे तो बहुत कम है। 70-73 में था ओनली 15%, 2000 में था अभी 15%, यानी कि यहाँ पर लगभग 15%। फिर 2009-10 में ये बढ़ गया 16% हुआ, 17-18 में और बढ़ गया 22%, जबकि यहाँ पर बढ़ना चाहिए था ज़्यादा और कैजुअली वर्कर जो है घटना चाहिए था ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, भले ही हम ये देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर जो है आने वाले टाइम में हमारा बढ़ा हुआ, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसका साफ रीज़न है कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया में कैजुअलाइजेशन के कौन कौन से कारण हैं। हमें पता है कि हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है, टोटल वर्क में से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो रूरल एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ का है, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा काम करने वाले। और रूरल एरियाज़ के लोग किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। और एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के कारण ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं इनको, द वर्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का काम होता है, ठीक है, खुद का खेत होता है या खुद के खेत में काम करते हैं। सबसे पहली बात तो इसलिए इसको कैजुअलाइजेशन में, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैजुअल कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात होती है कि पीपल वर्क ऑन देयर फार्म, लोग अपने खेतों में काम करते हैं अपने मन से नहीं, जैसे भी काम करते हो भले वो मन से करे चाहे बेमन से करे। बट इनका सेम रीज़न ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो खेतों में काम करना चाहते कहीं और। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है, दे आर नॉट गेटिंग वर्क इन नॉन फर्म जॉब्स, क्योंकि उनको खेतों के अलावा कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं मिल पाती है, नॉन फर्म जॉब्स नहीं होती उनके पास, इसलिए मजबूरी में आके उनको खेतों में लगे रहना पड़ता है, खेतों में ही काम करना पड़ता है। हालांकि वो एबल होते हैं या पढ़े लिखे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अगर खेती से बाहर कहीं काम लेना हो तो वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो खेतों में ही लगे रहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कैजुअलाइजेशन का। नेक्स्ट, डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट एपियर। इंडिया के रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट एपियर होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्क्यूज है। डिस्क्यूज मतलब छिपी हुई, पता नहीं चलता है। अब होता क्या है कि ऐसे लोग अपने खेतों में काम करते हैं केवल किसके लिए, नाम के लिए, नेम शेक के लिए ओनली। और नेम शेक के लिए जहाँ दो लोगों से खेती हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता, दो की जगह परिवार के सभी लोग यानी कि 4-5 लोग वहाँ पर लगे हुए रहते हैं। तो दिखने में तो वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसको जो है डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसे लोग कैजुअलाइजेशन को भी बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है टेकिंग अ चांस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो एक अपॉर्चुनिटी का चांस लेते हैं, जॉब करना चाहते भी है और माइग्रेंट हो जाते हैं, यानी कि रूरल एरिया से वो कहाँ जाते हैं, अर्बन में आ जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन अक्सर जो 100 लोग अगर वो लोग शहर तो आते हैं, 100 में से 80 या फिर 85% लोग जो काम मिलता है एज ए कैजुअल वर्कर काम मिलता है, यानी कि एज ए डेजली बेसिस काम मिलता है। उनको ऐसा काम नहीं मिलता जो परमानेंट वे हो। पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, 100 लोग आते हैं, उसमें से 70% लोग जो है स्किल्ड नहीं होते, खेती करने वाले लोग होते हैं। तो उनको जो है उस हिसाब से काम नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली में हम यूँ कहें कि फॉर्मल काम वर्क मिले, तो कैजुअल कैटेगरी में रह जाते हैं, कैजुअल वर्क मिल पाता है। और कैजुअल वर्क इसलिए मिलता है क्योंकि वो अनस्किल्ड होते हैं, और अनस्किल्ड लोड हमेशा कैजुअलाइजेशन को बढ़ाता है। तो इंडिया में कैजुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम जो है इंडिया में एग्रीकल्चर को अभी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं ले आ पा रहे हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही है, इंडिया के हर एक सेक्टर में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, हमारा इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर सेक्टर में फैला पड़ा है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट ही ऐसा है जो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट इज सो ह्यूज दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस।
जो वर्कर्स की जो है बार्गेनिंग पावर है कि आज भाई हमारी दिहाड़ी बढ़ा दो, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं काम करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अगर आपने कहा कि भाई मैं 100 रुपये में काम नहीं करूँगा, तो दूसरा बंदा 90 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कैजुअलाइजेशन को बढ़ाने की। अब कैजुअलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये एक सिचुएशन होती है, अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर ट्रेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन इनफॉर्मल सेक्टर टेंड टू राइज। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इनफॉर्मल वर्कर्स में डाउनवर्थ होता है, यानी कि वो घटने लगता है, और जो फॉर्मल होते हैं वो घटने लगता है, और जो इनफॉर्मल कैटेगरी के जो वर्कर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, उनका परसेंटेज ज़्यादा होने लगता है। इस प्रोसेस को इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो पढ़ते हैं फॉर्मल सेक्टर की। फॉर्मल सेक्टर कंट्री के इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर होता है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। इन सेक्टरों में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस आती हैं, ठीक है ना, और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स आते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज वे में काम करते होते हैं, लीगली काम करते होते हैं, इस सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। और फॉर्मल सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर 10 या मोर देन 10 वर्कर काम करते होते हैं, और यहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उन्हें फॉर्मल वर्कर कैटेगरी में रखते हैं, इसको फॉर्मल वर्कर कहते हैं। उसके बाद है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, इलीगली भी चल सकता है या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं, जिसमें 10 से कम वर्कर्स वर्क करते हैं। ऐसे जो कंपनीज होती है, सारी कंपनी वगैरह ऐसे काम होते हैं, ऐसे जो है आपके इंटरप्राइजेस होती हैं, दुकानें होती हैं जो 10 से कम लोग काम करते हैं, ऐसे को हम इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते हैं। जिसमें क्या आता है? फार्मिंग यानी कि खेती आ जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स आ जाते हैं जहाँ पर अपना काम खुद करते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेहड़ी है, ये सब जो कैटेगरी को इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में लाते हैं, और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। ये तो हो गए दोनों की डिफिनेशन के बारे में। अब थोड़ा सा दोनों की डिफरेंसेस पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तरफ है फॉर्मल वर्कर्स, एक तरफ है इनफॉर्मल वर्कर्स। फॉर्मल वर्कर ऐसे वर्कर्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, और इनफॉर्मल वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का मतलब समझते होंगे, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइज मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से इन द लॉ में चलते रहते हैं, और ऑर्गेनाइज का मतलब जो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है और जो है लॉ के अलग चलती रहती है। एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटीज। फॉर्मल वर्कर जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए कई तरह की सोशल सिक्योरिटीज जो है प्रोवाइड की होती है, जिसमें पीएफ मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, पेंशन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इनको जो है सिक्योरिटी मिलती रहती है। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, उनको इस तरह की कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, उनको नहीं मिल पाता है। फॉर्मल वर्कर जो है ऑफ्टन रेगुलर वर्कर होते हैं, दे आर रेगुलर वर्कर, रेगुलर वे में काम करते, परमानेंट होते हैं। बट इनफॉर्मल वर्कर रेगुलर नहीं होते, वो डेली बेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वे परमानेंट नहीं होते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है सबसे पहले है कि फॉर्मल वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ये लोग यूनियन बना सकते हैं, क्योंकि एक साथ काम करते हैं, परमानेंट भी होते हैं, तो ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। बट इनफॉर्मल वर्कर्स की कोई ट्रेड यूनियन नहीं होती और बना भी नहीं सकते। इंडिया में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है, उसका केवल 10% ही फॉर्मल वर्कर्स है, बाकी 90% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट का क्या है? इनफॉर्मल वर्कर्स है, जो इनफॉर्मली काम करते हैं या फिर डेली वेज है। तो ये जो तरीके ये इसलिए होता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, और एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट होते हैं वो कैजुअल होते हैं, और कैजुअलाइजेशन ही इनफॉर्मलाइजेशन को बढ़ाता है, और इनफॉर्मलाइजेशन ही कैजुअलाइजेशन को बढ़ाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 1991 में, जब हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर केवल और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया। जहाँ पर पॉलिसी था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
बट इस पॉलिसी में एग्रीकल्चर कहीं पर नहीं था, जिससे एग्रीकल्चर का उतना जो है डेवलप नहीं होना जिस हिसाब से होना चाहिए था, और जिस कारण से हमारा इनफॉर्मलाइजेशन जो है धीरे 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 ग्रो अप होता जा रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, इंडिया का जो है इनफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू एवरीवन। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा।